Ready? हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी लिसनर्स का वेलकम है क्लिनिक ज्ञान असली प्रेजेंट सेहत सही लाभ कई के प्रोग्राम में। दिल्ली में स्थित स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम की साझा पहल के तहत इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर बात करते हैं। हम एक स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में अहम कदम बढ़ा रहे हैं। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आरजी उन्नति, और मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं राहुल विश्वकर्मा जी, जो हैं हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट। कैसे हैं आप? जी, हम बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर आ गए हैं आप सभी के बीच आपका अपना फेवरेट वाला शो क्लिनिक ज्ञानस्थली, सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम पर। जी हाँ। खैर, बाहर का माहौल यानी कि बाहर का मौसम तो इस वक्त काफी ज्यादा गर्म हो गया। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है। जी हाँ। तो भाई, इस गर्मी में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है, और गर्मियों में मुझे लगता है ना बीमारियां कुछ ज्यादा ही हो जाती है। जी, जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने कवर किया था कि गर्मियों में ही कुछ तरह के जो स्किन इन्फेक्शंस होते हैं, उनकी क्या वजह होती हैं, कैसे उनको ट्रीट करना है और कैसे उनको प्रिवेंट करना है। तो बहुत सी बीमारियां बढ़ जाती हैं, फुटफॉल काफ़ी बढ़ जाता है पेशेंट्स का। क्या जानना चाहेंगे आज आप? आज तो मैं भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा खास एक टॉपिक लेकर आई हूँ फिलहाल के लिए। क्योंकि भाई सेहत सही लाभ कई के प्रोग्राम में प्रेगनेंसी को लेकर काफी बातें चल रही हैं, तो आज मैं भी प्रेगनेंसी पर ही बात करने आई हूँ आपसे। क्योंकि हम्म। प्रेगनेंसी से पहले, हम्म। यानी कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होना चाहती है या फिर हो जाती है, उससे पहले उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बात पर अभी तक कोई भी ज्यादा क्लियर नहीं रहा है। कोई ध्यान भी नहीं देता है। फिलहाल इंडिया में तो नहीं ध्यान देता है, बाहर के देशों का मुझे पता नहीं। जी, जी, बिल्कुल। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट या सेकंड ट्राइमेस्टर है। कुछ चीज़ें होती हैं जो तीसरे जो तिमाही होती है, उनमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, और अगर नहीं रखा जाए तो उससे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं डिलीवरी के समय पे या फिर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जी हाँ। तो इसी के बारे में आपसे बात करने वाले हैं। जानना चाहेंगे कि प्रेगनेंसी से पहले कैसे ख्याल रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के दौरान कैसे ख्याल रखना चाहिए, और प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि मैंने फीमेल्स को देखा है, उनके कुछ घर वालों को भी देखा है, जो प्रेगनेंसी के बाद अपनी जो वाइफ होती है उस पर इतना ध्यान नहीं रखते हैं। उन्हें लगता है कि हुँ। भाई अब इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी इतना तो कुछ इंपॉर्टेंस रहा नहीं है, इतनी जरूरत रही नहीं है। बट मुझे लगता है कि डिलीवरी के बाद और भी ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका कहना सही है। डिलीवरी के बाद और भी ज़्यादा ख़्याल रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि उस समय पर बच्चा भी बाहरी एटमॉस्फेयर से इंट्रोड्यूस हुआ होता है, और मदर भी ड्यूरिंग 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी और गर्भ के जो 9 महीने होते हैं उसके दौरान और प्रसव के दौरान, यानी कि डिलीवरी के दौरान उसको जो कॉम्प्लिकेशंस झेलनी पड़ी हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई होती है। जी हाँ। तो आज हम प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। लिसनर्स, अगर आपका कोई सवाल है तो मुझे आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कॉल करके। हमारा कॉलिंग नंबर है 6393316429, यानी कि 6393316429। इस पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं आपका डायरेक्ट सवाल हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ। और आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, चलिए। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि अगर कोई फीमेल हुँ, हुँ। सोचती है कि उसे प्रेग्नेंट होना है, हुँ, हुँ। तो उन्हें किस चीज की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए? हाँ, देखिए, जो आपका प्रश्न है कि अगर कोई फीमेल जो है वो ये सोचती है, मतलब प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है, फैमिली जी हाँ। प्लानिंग कर रही है। फैमिली प्लानिंग कर रही है, तो उसे हाँ। किस चीज का ख्याल पहले से रखने की जरूरत होती जी है? हाँ, किन चीज़ों का ख्याल पहले से रखने की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो उसके जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, सबसे पहला नज़र और सबसे पहला ख्याल तो उसे उसका रखना चाहिए, और उस पे पहले तो इवैल्यूएट करना चाहिए कि उसके जो रिप्रोडक्टिव यानी कि पीरियोडिक हेल्थ है, यानी कि अगर आसान भाषा में कहें, जैसे कि हमारे कई श्रोताओं ने कई बार हमको ये एडवाइस भी किया है, तो मतलब माहवारी के जो भी रूटीन होती है, वो सारी चीज़ें सही चल रही है कि नहीं, कुछ ऊपर नीचे चल रहा है कि नहीं, इन चीज़ों पे सबसे पहले नज़र उनको रखनी चाहिए, और सबसे पहले इन्हीं चीज़ों को देखना भी चाहिए। कुछ 1 2 या 3 मंथ की प्रेगनेंसी को नोट करना चाहिए। ब्लड फ्लो कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है, कम हो रहा है, क्रैम्प्स ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। तो मतलब अगर क्रैम्प्स ज्यादा होते हैं तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही होती है, या फिर ये नॉर्मल होता है? हाँ, देखिए, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना, जैसे क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, या हैवी फ्लो। हैवी फ्लो हो रहा है, या ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही है, हम्म। ये सारे इंडिकेशंस होते हैं कि कुछ ना कुछ रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मलिटी है आपको।
कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को दिक्कत कर रही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हाँ, बिल्कुल संभावनाएँ बढ़ जाती हैं कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने या पूरा 9 मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट आपका जो भ्रूण का विकास है वो कैसा होगा या उसमें कुछ बाधाएँ तो नहीं उत्पन्न हो जाएँगी। ऑलराइट, यानी कि पीरियड्स का, क्रैम्प्स का, फ्लो का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि देखना पड़ता है भाई प्रेगनेंसी में क्या होने वाला है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और आपकी पीरियोडिक हेल्थ ही सारा आपके पीरियड से डिपेंड करता है, मतलब उन्हीं से आप चीज़ों को इवैल्यूएट कर पाते हैं ज़्यादातर। अच्छा, मैंने एक चीज सुनी है और देखी भी है, कई हुँ। बार ऐसा होता है कि फीमेल्स जो होती है वो प्रेग्नेंट तो हो जाती हैं, हुँ, हुँ। लेकिन उनके पीरियड्स आया करते हैं 3 महीने 4 महीने तक, उन्हें पीरियड्स लगातार आते रहते हैं, और जिससे उन्हें समझ में नहीं आता कि वो प्रेग्नेंट हैं जी, या नहीं है, जी। क्योंकि लोग कहते हैं कि जब इंसान प्रेग्नेंट होता है, यानी कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है, हुँ, तब उसके हुँ। पीरियड्स नहीं आते हैं। हाँ, बट इस केस में फीमेल्स के पीरियड्स आ रहे होते हैं, हाँ। ऐसे सिम्टम्स उन्हें पता ही नहीं चलते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो वो किस तरह से पता कर सकती है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? हाँ, देखिए ये आपने अच्छा प्रश्न किया है और एक्चुअली में एक ऐसी समस्या होती है जिसमें मतलब प्रेग्नेंट होने के बाद भी यानी कि आपका गर्भ रुक चुका है आपके बच्चेदानी में, यूट्रस में, आपके गर्भाशय में, उसके बावजूद भी आपको माहवारी आना, पीरियड्स आना स्टॉप नहीं होता है, जबकि यूजुअली उसे बंद हो जाना चाहिए। ऐसी समस्याएं होती हैं और यदि आपको ऐसी समस्या हो रही है तो इसका इलाज भी कराना चाहिए। इसको आपके जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, उनसे संपर्क करना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको ये समस्याएं हो रही हैं फिर भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ, आपने कुछ ऐसा फैमिली प्लानिंग के लिए किया है और आपका प्रेग्नेंट होना चाहिए, तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका है। जो ये टेस्ट के किट आते हैं आपके नॉर्मली अनवांट मतलब प्रेगा न्यूज़ करके और ऐसे करके जो टेस्ट किट्स आते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स, उनको आप यूज़ करके आप टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं। हम्म। और अगर ये चीज, यानी कि उनके पीरियड्स ऑल सडन 4 या 5th मंथ में स्टार्ट हो जाए तो? हाँ, देखिए अगर प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है और प्रेगनेंसी जो है 4-5 मंथ तक नॉर्मल चल रही थी, पीरियड्स नहीं आ रहे थे, तब हो जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है कि कहीं कोई रप्चर हो गया हो, जो उसकी झिल्ली होती है, बच्चे की जो झिल्ली होती है, या उसके अलावा और भी संभावनाएं हो सकती हैं, कहीं से प्लेसेंटा रप्चर हो गया हो। ज़रूरी नहीं है कि वो पीरियड का ही ब्लड है, कुछ ऐसा भी है तो इसके लिए ज़रूरत होती है कि आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें, उनसे आप देखें और अगर वो कुछ टेस्ट प्रेफर करते हैं तो उन टेस्ट को भी कराने की सलाह दी जाती है इसके लिए। चलिए, तो ये तो वो हो गया कि प्रेगनेंसी के दौरान भी पीरियड्स आ रहे हैं। हम्म। अब कुछ ऐसी भी फीमेल्स होती हैं जो फिलहाल के लिए प्रेग्नेंट तो नहीं होती हैं, लेकिन उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं 2 से 3 महीने हम्म। लगातार तक, हम्म। और वो इसी बात से घबरा के रहती हैं कि भाई हो सकता है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। जी। तो इसके पीछे का जो रीजन होता है वो पीसीओडी होता है या फिर कुछ और? हाँ, देखिए जो ये स्किपिंग पीरियड्स होते हैं, मतलब पीरियड रुक रुक के आना, 1 मंथ में कभी स्किप हो जाता है, कभी 2-2 मंथ स्किप होकर के तीसरे मंथ पे आता है, तो सबसे पहले तो ये चीज़ें नॉर्मल आपको देखने को मिलती हैं जब कोई भी महिला जो है वो मेनोपॉज की तरफ रीच करती है, मतलब 35-40 या 40 के अबव के एज ग्रुप में जा रही है, तो उसके साथ ये चीज़ें होना थोड़ा सा आम हो सकता है। लेकिन अगर जो बिलो 30 की और ये 35 के बिलो की जो लड़कियां हैं, अगर उनके साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। कई बार पीसीओडीज में भी ये समस्याएं हो जाती हैं, कई बार पीसीओडीज ना होने के बावजूद भी ये समस्याएं आती हैं। कई बार हमने एवेल्युएट करने पर यह भी देखा है कि जो इसका पीछे का रीज़न होता है, जो कॉज होता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ना कि पीसीओडी या ऐसी कोई समस्याएं एक्टिव उसके बॉडी में डेवलप हो रही होती हैं। तो हम इन हार्मोनल इम्बैलेंस को बैलेंस कर सकते हैं? हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस को बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं, किया जाता है। इसकी दवाइयाँ, मेडिकेशन और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है और ज़रूरत पड़ने पर हम कई सारे पेशेंट्स का करते भी हैं। ऑल राइट। तो भाई ये तो पीसीओडी की बात हो गई, प्रेगनेंसी के दौरान पीरियड्स आने की बात हो गई, हमने हम्म। काफी सारी बातें कर ली इन सब चीजों के बारे में। जी। अब मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगी हम्म। कि अगर कोई फीमेल चाहती है कि वो प्रेग्नेंट हो, हम्म। प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है, ठीक है। तो पीरियड्स के कितने दिनों के बाद प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं? ऑल राइट, एक्चुअली इट वाज द क्वेश्चन आई वाज वेटिंग फॉर।
ये वो क्वेश्चन है मैं जिसके लिए इंतज़ार कर रहा था कई बार से, बहुत से बार। लोगों को ये पता नहीं चल पाता है, जो लोग स्पेशली फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं वो लोग इस डाउट में रहते हैं हमेशा करके कि हमें कब ऐसा फैमिली प्लानिंग के लिए एफर्ट्स करने चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव हो सके। राइट। इसके लिए बहुत से मिसकॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो चल रहे हैं मार्केट में कि जब भी पीरियड्स आया हुआ होता है उसके जस्ट आफ्टर, जब भी पीरियड स्टॉप हो उसके जस्ट आफ्टर जो है वो सर्विक्स खुला होता है, गर्भाशय का मुंह खुला होता है, तो उस टाइम पे करना सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ऐसे कई तरह की बातें लोग बताते हैं और पीछे उसके तर्क भी देते हैं। और जहां तक मैंने पढ़ा है तो ये बताया गया था कि भाई पीरियड्स के 14 दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन का जब टाइम आता है, जब ओवरीज आती है, रिलीज की जाती है, उसके बाद ही आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। बिल्कुल। अब इसको मैं सरल भाषा में बताता हूँ जी। कि जिस दिन आपका पीरियड प्रारंभ होता है, माहवारी का जो पहला दिन होता है, सपोज ये दिन आपका है, एक मैं बताऊंगा तो लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। सपोज करिए आपको माह के 7 तारीख को पीरियड आया है, ऑलराइट। जी। अगर आपको 7 तारीख को पीरियड आया है तो 7 तारीख से जो 14वां दिन होता है, यानी अगर 7 में आप 14 जोड़ेंगे तो 21 तारीख बनती है। ठीक है, जिस दिन पीरियड आया है उस दिन से आप काउंटिंग स्टार्ट कर दीजिए और जो 14वां दिन होगा वो टाइम होता है ओव्यूलेशन का। जी। और उस टाइम पे ही जो ओवम होता है, यानी महिला के जो अंडाणु होते हैं वो ओवरीज से निकल करके बाहर फॉलिपियन ट्यूब में आते हैं, जो गर्भ की नलिका होती है उसमें आते हैं, और वहीं पर निषेचन की प्रक्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जो 14वां दिन होता है वही सबसे परफेक्ट दिन होता है। लेकिन अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि एकदम इतना सटीक कैलकुलेशन कैसे हो। राइट, क्योंकि साइकिल तो ऑलमोस्ट किसी की भी सेम नहीं होती, किसी का 28 दिन हो सकता है, किसी जी का हाँ, 30 है, किसी जी का उससे पहले ही है। जी। तो सटीक कैलकुलेशन कैसे हो, तो देखिए पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो पुरुष का वीर्य होता है यानी स्पर्म होते हैं, ये 7 दिनों तक गर्भाशय में जीवित रह सकता है। अगर मान लीजिए कि आज ऐसी कोई गतिविधि आपके साथ हुई है या आपने की है, तो वो 7 दिनों तक वो उसमें एक्टिव रह सकता है और 7वें दिन या 6वें दिन भी फर्टिलाइज कर सकता है। बट फिलहाल ये इधर उधर की बातों को छोड़ करके मैं आपको सीधी भाषा में बताता हूँ कि जो 14वां दिन, जैसे आपको आज आया है तो आज से जो 14वां दिन होता है वो ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। तो इसलिए जब भी अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो तो पीरियड के पहले दिन से जो 13वां, 14वां और 15वां दिन होता है, एक दिन पहले और एक दिन बाद का, ये 3 दिन सबसे बेस्ट होते हैं फैमिली प्लानिंग करने के लिए। आप इन दिनों में एफर्ट करें। अगर इन दिनों में नहीं हो रहा है तो फिर समस्याएं कहीं अलग हैं, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, मतलब डिफरेंट तरह की इश्यूज हो सकते हैं। बट अगर आपको इसके हिसाब से फैमिली प्लानिंग के लिए आपको एक्यूरेट जो टाइम जानना है वो यही होता है कि 14वां दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, 13वां, 14वां और 15वां दिन, 3 दिनों में आप फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये काफी बड़ा क्वेश्चन था और आई होप मेरे लिसनर्स को ये कंफर्म भी हो गया होगा कि अब उन्हें कब एफर्ट्स करने हैं, कब नहीं करने हैं, किस चीज का ख्याल रखना है, किस चीज का ख्याल नहीं रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं थोड़ा सा और ऐड कर देना चाहूंगा, चूंकि मुझे ऐसे सडन माइंड में आ गया। देखिए एक चीज और जो बहुत कॉमन देखी जाती है, इंटीमेशन के दौरान, इंटीमेशन के बाद मतलब यौन क्रियाओं के बाद जो कपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इमीडिएटली मूव ऑन करते हैं, इधर उधर हटते हैं, इधर जाते हैं, लेटते हैं। देखिए अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो यौन क्रियाओं के बाद तुरंत उठना नहीं होता है, क्योंकि अगर जो आपकी महिला साथी है वो अगर इमीडिएटली उठ जाती है तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जो वीर्य होते हैं, शुक्राणु होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं और फर्टिलाइजेशन की संभावनाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। इसलिए कभी भी फैमिली प्लानिंग के तहत अगर आप यौन संबंध बना रहे हैं तो यौन क्रियाओं के तत्पश्चात उठना नहीं है। प्रयास करें 1 आधे घंटे या 2 घंटे, या पॉसिबल हो तो पूरी रात फिर सोए ही रह जाएं। ओके, थैंक यू सो मच। खैर, अब चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ कि विमेन्स को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी से पहले, यानी कि किन मेडिसिन का, किन चीजों का, किन खान पान का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्स आए हुए हैं मार्केट में कि आप अगर ये खाते हैं तो आपको प्रेग्नेंट नहीं होंगे, अगर आप वो चीजें लेते हैं, यानी कि बहुत से लोग कहते हैं कि अगर आप वेनेगर लेते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकते। तो ये मिथ है या फिर सिर्फ एक ऐसी ही अफवाह उड़ाई जा रही है या फिर हकीकत है? हाँ देखिए ये अच्छी बात है, इस पे बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। देखिए कुछ इंडिविजुअल्स में,
कुछ इंडिविजुअल्स में ऐसा पाया गया है कि कुछ तरह के फूड मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको खाने से गर्भपात जैसी समस्याएं हो जाती हैं। अगर आपकी कॉमन जो आपकी ट्रेंडिंग लैंग्वेज है उसमें बोले तो मिसकैरेज। तो ऐसे बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं जिनको खाने के बाद मिसकैरेज के चांसेस पाए गए हैं। कई सारे पेशेंट में ये कंप्लेन देखी गई है, उन्होंने ये बताया है कि हमने ये खाया, उसके बाद से हमको ब्लीडिंग आना या वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट हुआ और उसके बाद से हमारा बच्चा खराब हो गया, मिसकैरेज हो गया। ये संभावनाएं कई बार होती हैं, कई सारे पेशेंट्स में देखने को मिला है, बट ये सभी पेशेंट्स पर लागू नहीं होता है। मतलब अगर इसका आप रेशियो निकालें तो 100% इंडिविजुअल्स पे ऐसा नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है कि एक 30 to 40% इंडिविजुअल्स पे ऐसी समस्याएं कॉज कर सकती हैं। विनेगर हो गया, बहुत से लोग ऐसा भी बताते हैं कि पपीता खा लेने से, पपीता, पाइनएप्पल, हाँ, बहुत ज़्यादा नाशपाती खा लेने से, ऐसा चीज़ें लोग बताते हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि एज बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट मेरी सलाह ये होनी चाहिए कि लोगों को ये अवॉइड करना चाहिए। अगर ऐसे समय पर ये होता है तो अवॉइड करना चाहिए। बल्कि देखिए, जो पाइनएप्पल होता है, कई कई बार जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो दिक्कत होती है, मतलब जब आप 9 मंथ्स के पीरियड में हैं उस समय में ऐसी दिक्कत होती है कि हाइपर एसिडिटी होती है। खाना खा लेते हैं आप तो आपको डकार आना और उसमें से खट्टी खट्टी डकारें आना, ये कंप्लेन बढ़ जाती है। तो एट दैट टाइम हम उनको पेशेंट्स को एंजाइम सिरप्स भी देते हैं, जिसमें से मोर ऑफ द एंजाइम सिरप्स जो है वो उससे बनी होती हैं, पाइनएप्पल से बनी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो नुकसान ही करता है, बट इसके कई सारे कंडीशंस होते हैं, सारे इंडिविजुअल्स पे सेमली लागू नहीं होता है। अच्छा, मैंने एक बात सुनी थी जी, आप मुझे बताइएगा कितनी सही है। हम्म। एक बार जब मैं पाइनएप्पल के बारे में पढ़ रही थी, प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ रही थी, उसमें पाइनएप्पल का मना किया गया था कि नहीं खाना चाहिए। वहीं पर लिखा था कि जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्हें पाइनएप्पल जरूर खाना चाहिए, क्योंकि पाइनएप्पल में फ्लैश ईटिंग एंजाइम्स होते हैं जो आपके फ्लैश को खाने का काम करते हैं। अगर आप बहुत देर तक पाइनएप्पल को अपने मुंह के अंदर रखेंगे तो आपके जो मसल्स, आपके जो ये फ्लैश है, आपको अजीब सा लगेगा। जी, बिल्कुल। तो ऐसा क्या सच में है कि इसी की वजह से हम पाइनएप्पल को अवॉइड करते हैं खाने से डायरेक्ट फॉर्म में? देखिए, जो आपका प्रश्न है कि अभी जो आपने एक बात कही कि मैंने पढ़ा था कि प्रेगनेंसी में नहीं खाना चाहिए और जो वेट लॉस कर रहे हैं उन्हें खाना चाहिए। देखिए, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमें वेट लॉस नहीं करना होता है, राइट। तो ये ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी स्पेशली ये बात कहीं लिखी हुई आपने देखी होगी, बिल्कुल संभावनाएं हैं इसकी, और नहीं करना चाहिए। बट आप वेट लॉस कर रहे हैं तो एट दैट टाइम आप वेट लॉस करते समय फैमिली प्लानिंग तो करेंगे नहीं, तो आप उस समय तक खा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप मुझे लग रहा है आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा होगा कि बहुत से लोग फैमिली प्लानिंग करने के लिए ही वेट लॉस कर रहे होते हैं। हाँ, ऐसा हो जाता है कई हाँ, बार। कई लोग कि अपना वेट बढ़ा रहे होते हैं, हाँ, कई लोग कम कर रहे होते क्योंकि हैं। कई बार ये भी देखा है जो ओवर वेटेड लड़कियां होती हैं जल्दी वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, ये भी राइट। हाँ बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है आज के ज़माने में। तो अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए वेट लॉस कर रहे हैं तो आप मतलब तब तक ले सकते हैं, बट जब आपको फैमिली प्लानिंग करना हो तो उसको लगभग आप 1-1.5 महीने से छोड़ दीजिए, 1-1.5 महीने से खाना छोड़ दीजिए और उसके बाद से आप फैमिली प्लानिंग करिए। तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट ऑप्शन टू टेक पाइनएप्पल फॉर दी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दी वेट लॉस सेशन। ऑल राइट। वैसे आप मुझे एक बात बताएंगे? जी, अभी आपने कहा कि जो हमारी फीमेल्स होती हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा होता है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती हैं। हाँ इसके पीछे का रीजन क्या होता है? हाँ, देखिए ये अच्छा प्रश्न है आपने पूछा कि इसके पीछे का रीज़न क्या होता है। देखिए 100% एक्यूरेट रीज़न बता पाना अभी भी मेडिकल साइंस के लिए थोड़ा सा मुश्किल ही है, लेकिन हाँ जो रीज़न फाइंड आउट किया गया है, इवेल्युएट किया गया है, वो भी ऑलमोस्ट 70-80% तक प्रभावी है और वास्तव में आगे आने वाले तथ्य भी इन्हीं को सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। देखिए, जो ओवरवेटेड लड़कियां होती हैं उनमें क्या दिक्कत होती है कि फैट स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। जी। फैट स्टोरेज ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें भी फैट डिपोजिशन होने लगता है, लाइक फैटी लीवर और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा जो आपका यूटेरस होता है उसकी संरचना ऐसी होती है और उसके आसपास फैट डिपोजिशन के लिए एडिपोज टिश्यूज भी बहुत होते हैं। एडिपोज टिश्यूज मतलब वो कोशिकाएं होती हैं जो फैट को स्टोर करने की क्षमता रखती हैं। जी। तो वो जो ओवरीज होती हैं, स्पेशली जो ओवरीज होती हैं, वो फॉलोपियन ट्यूब होती है, वो फैट से ही कवर्ड होती है, आसपास उसके बहुत सारा फैट होता है और उसमें भी फैट जा जा के डिपॉजिट होने लग जाता है। तो जब ज़्यादा ओवर फैट डिपोजिशन की वजह से जो रिलीज ऑफ ओवम होता है, अंडाणुओं का निकलना होता है, वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाता है। इनफैक्ट वहाँ पर ब्लड का फ्लो भी धीरे धीरे कम होने लगता है फैट डिपोजिशन की वजह से, और ब्लड का फ्लो कम होने की वजह से जो हार्मोन सेक्रेशन है, क्योंकि जो ओवरीज होती हैं कई सारे हार्मोन्स तो ऐसे होते हैं जो स्पेशली उसी ओवरीज से रिलीज होती हैं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? जी।
तो जो ओवरीज होती हैं वहाँ पे ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, हार्मोन्स के सेक्रेशन ज़्यादा मतलब कंप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है। हार्मोन सेक्रेशन की कम होने की वजह से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो धीरे धीरे वीक होने लगती है और कंसीव करने में कई सारी बाधाएं आने लग जाती हैं। ऑलराइट, तो भाई मतलब जो जिनका वेट ज्यादा है वो प्रेगनेंसी कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है जी। बट जिनका वेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाता है, क्या उन्हें भी मिसकैरेज या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है? हाँ, ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब आप ऐसे कोई प्रश्न पूछते हैं। देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट का बढ़ना लाजमी है, आमतौर पे बढ़ता हुआ पाया जाता है और ज़रूरी भी है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान वेट का बढ़ना ज़रूरी है, लाजमी है, बढ़ता भी है। तो उसकी वजह से यूजुअली ऐसे केसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम पाए जाते हैं कि वेट गेन की वजह से मिसकैरेज जैसी कोई संभावना हो गई हो या कोई घटना हो गई हो। तो ऐसा यूजुअली बहुत रेयर है। हाँ, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओवरवेट ना हो, वैसे 9 महीने में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओवरवेट होना पॉसिबल भी नहीं है। तो हेल्दी खाइए, अच्छा खाइए, ज़्यादा खाइए, थोड़ा सा वेट गेन हो रहा है तो अच्छा है, ज़रूरी है, नेचर ने ऐसा बनाया है। क्योंकि बाद में भी, डिलीवरी के बाद में भी बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग कराना होता है, तो बॉडी उतना फैट पहले से डिपॉजिट करके रखती है कि कभी बॉडी में फ्लक्चुएशंस हो, खाने कम ज़्यादा हो, तो बॉडी उस एनर्जी को कंज्यूम कर पाए। अच्छा चलिए, अभी एक ऐसे सवाल पे चलते हैं जिसको लेकर दो कैटेगरीज जरूर होंगी। एक वो जो कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे वो जो आजकल की मॉडर्न जमाने की सोशल मीडिया की इंटरनेट पर हजारों वीडियोस देखने के बाद कहते हैं नहीं ऐसा करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि आपने देखा होगा कि कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं जिनके घर में कोई प्रेग्नेंट है, तो उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कई बार उन्हें इस चीज को रोकते हुए मिल जाते हैं कि कोई भी हैवी वेट मत उठाओ। बट वहीं पर आजकल की कुछ वीडियोस ऐसे भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो जिम में जाके अच्छे खासे डंबल्स उठा रहे हैं, वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं। कुछ बड़े बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि नहीं तुम थोड़ा बहुत काम करो, हो सकता है कि मतलब आप मेहनत करते हो तो नॉर्मल डिलीवरी जो होती है उसमें पेन कम हो जाता है। कुछ कहते हैं कि आपको योगा करना चाहिए, इससे आपकी बेबी हेल्थी रहता है और आप खुद भी हेल्थी रहते हो। बट वहीं पर जिम ट्रेनर्स जो हमारे फॉरेन कंट्री से आए हुए वो अच्छा खासा डांस कर रहे हैं, वो वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, डंबल्स लगा रहे हैं, स्ट्रेंथ वर्कआउट कर रहे हैं। कई बार तो मैंने जंप वगैरह करते हुए भी वीडियोस देखे हैं। जी राइट। तो मुझे ये जानना है कि भाई ये जो चार तरीके के लोग हैं जो एक तरफ कहते हैं कि थोड़ा सा योगा करो क्योंकि योगा आपके लिए अच्छा है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज में ज्यादा करते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। एक वो लोग भी मिल जाते हैं जो 80s के भी होने के बाद, यानी कि वो कहते हैं कि थोड़ा सा काम अगर तुम करते हो, जिस तरह की कई लोग पुराने जमाने में चक्की चलाने का काम करते थे कि आपकी जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें पेन कम होता है, कई लोग वो भी मिल जाते हैं। तो एक बाल्टी भी नहीं उठाने देते हैं, कहते हैं नहीं आपका मिसकैरेज हो जाएगा। जी जी। तो ये इतनी सारी चीजें जो पूरे समाज में चल रही है, पूरे सोसाइटी में चल रही है, इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है? करेक्ट वाला कौन सा है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आरजे उन्नति मैम जी ने। और चूंकि हमारे इस प्रोग्राम की जो सफलता है, मुझे लगता है सारा नहीं, थोड़ा सा क्रेडिट इनको भी जाना चाहिए क्योंकि ये इतने अच्छे अच्छे प्रश्न पूछती हैं। अगर मेरे से प्रश्न पूछने वाला कोई नहीं होता तो हम ऐसे सवालों के जवाब कैसे देते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया। चलिए जवाब दीजिए। जी, जवाब आपका जो प्रश्न ये है, देखिए कि वजन उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। राइट, हाँ, योगा का तो समझ में आ और गया भाई, इसमें योगा अच्छा है। इसमें आपने 2-3 चीजों को कोट किया, लाइक कुछ लोग फॉरेन कंट्रीज में जिमिंग करते हैं, प्रेग्नेंट महिलाएं जिमिंग कर रही, डंबल उठा रही हैं, डांस कर रही हैं। देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। और यहाँ पर मना किया जाता है। हाँ, यहाँ कई पे लोग कहते भी हैं कि आप करें काम, इसमें डिलीवरी अच्छी होती है। जी जी जी। बट आपसे जानना चाहेंगे ठीक कि है, आप एक्सपर्ट हैं। मैं बीइंग अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट और बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट जवाब देता हूँ। देखिए, जो वो महिलाएं होती हैं जो जिमिंग करती हैं, वो कोई ऐसा नहीं है कि पहले नहीं करती थी, प्रेगनेंसी हो गई उसके बाद आकर के जिमिंग करने लग गई। राइट। वो पहले से ही जिमर्स थी, पहले से ही वर्कआउट करती थी, हैवी वर्कआउट करती थी। ड्यूरिंग दैट उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर ली और जितनी उनकी एक्चुअल कैपेसिटी है, अगर वो 100 kgs उठाने के कैपेबल हैं, तो वो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको 50 कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि वो फुल कैपेसिटी अप्लाई करती हैं। ठीक है, तो वो पहले से उसके ट्रेंड होते हैं, पहले से वो अपनी बॉडी फिटनेस के लिए इतनी चीजें कर रहे होते हैं और पहले से उनकी बॉडी 4-6-10 सालों से उन्हीं चीजों में ढली हुई होती है, तो वो कर रहे हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे हम अपने यहाँ की लड़कियों की बात करते हैं, देखिए हमारे यहाँ की लड़कियां जो है वो जो कर रही हैं वो तो अलग ही लेवल का कर रही हैं।
हमारे यहाँ की कुछ लड़कियां अभी देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर जैसे इतने बड़े गंभीर ऑपरेशन को अंजाम दे रही हैं, कितने स्मूथली और कितने पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अंजाम दे रही हैं। हवाई जहाज चला रही हैं, मेट्रो ट्रेन चला रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं लड़कियां। लेकिन प्रॉब्लम ये है जो नहीं कर रही हैं वो क्या कर रही हैं। जी, वो क्या कह रही है? वो मतलब उन्हें योगा करना चाहिए, वेट लिफ्टिंग करनी हाँ, चाहिए। वो इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही हैं, वो मतलब साइकिल, मुझे तो लग रहा है आज के ज़माने, पहले तो चलिए लड़कियां जो एटलीस्ट एजुकेशन से जुड़ी हुई थी उनमें से एटलीस्ट मुझे लगता है 80-90% को साइकिल चलाना आता था। अब मैं देख रहा हूँ जो लड़कियां पढ़ने भी जाती हैं उसमें से भी साइकिल चलाना मुझे लगता है हार्डली कुछ एक 50-60% लड़कियों को ही आता होगा। जी। तो ये सारी चीजें क्या है कि लड़कियां जो है वो फिजिकली बहुत ज्यादा वीक होती जा रही हैं, कोई एक्टिविटी नहीं। स्पेशली चलिए जो लड़के होते हैं वो तो थोड़ा बहुत आउटडोर गेम्स खेलने वेले चले जाते हैं, लड़कियां यूजुअली वो भी नहीं करती हैं। पहले के जमाने में कुछ लड़कियां लड़कियां मिल करके वो स्किपिंग रोप और खो खो वगैरह की चीजें देखने को मिल जाती थी आउटडोर गेम्स में, अब वो भी नहीं देखने को मिलती है। तो धीरे धीरे जो हमारी लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही हैं। अब आप मतलब आपकी 20-22 या 25 साल तक की एज तक आपने ऐसा कुछ किया नहीं है, उसके बाद आप शादी किया और उसके बाद प्रेगनेंसी भी कंसीव कर लिया और सडन आपको ख्याल आया कि 3rd मंथ की प्रेगनेंसी पे आपको जिम करना है, तो बिल्कुल बहन आपको मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मेहरबानी करके 6 महीने और मत करिए। और राइट, मतलब योगा कर सकते हैं क्या? हाँ जैसे मेडिटेशन बैठे हैं या फिर हाँ, थोड़ा बहुत मूवमेंट हाथ का? इसका भी मैं एक बहुत ही अच्छा जवाब देता हूँ कि अगर आपको लिटरली योगा मेडिटेशन करना है तो आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के 1-2 या 3 महीने पहले से ही स्टार्ट कर दीजिए। राइट, मुझे यही जानना था जी, कि प्रेगनेंसी स्टार्ट करने से पहले क्या करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये जो आपका योगा मेडिटेशन या जो भी है, योगा और मेडिटेशन आर कंप्लीटली सेफ। मैं कह रहा हूँ जिमिंग भी सेफ है, जिमिंग भी सेफ है। आपकी फुल कैपेसिटी का 50% अगर आप करोगे तो सेफ है, आपकी उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। बट ऐसा नहीं कि इन बिटवीन स्टार्ट करना है। आप अगर कहोगे तो योगा मेडिटेशन ये तो बिल्कुल सेफ है, कंप्लीटली करना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आएगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको डिलीवरी के समय पे। हाँ, बट ये है कि इन बिटवीन नहीं स्टार्ट करना है। अगर आपने नहीं भी किया है, आपने 20-22-25 साल की उम्र तक योगा वगैरह नहीं भी किया है, बट अब आप करना चाहते हो, तो प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले, प्रेगनेंसी प्लान करने से 2-3 महीने या 6 महीने का टाइम मुझे लगता है अगर आप दे दोगे तो बहुत बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिल जाएगी आपको। और मुझे लगता है कंसीव होना, प्रेगनेंसी का पूरा टाइम और डिलीवरी बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही हेल्दी तरीके से परफॉर्म हो जाएगी। ऑल राइट, वेल मुझे लगता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले चैट बॉक्स में कुछ सवाल आए हैं, उनको पढ़ लेते हैं। जी हाँ, पहले हम अपने श्रोताओं के जवाब दे लेते हैं और उसके बाद म्यूजिकल वाला ब्रेक भी ले लेंगे। जी हाँ, वैसे तो काफी सारे मैसेज आए हैं, जो फिलहाल के लिए गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग यही सब आया है। ठीक है, थैंक यू जितने सो भी मच। लोगों ने गुड आफ्टर और गुड इवनिंग भेजा है उन सभी को हम एक ही बार में गुड आफ्टर एंड गुड इवनिंग बोलते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने वाले शो में। शुद्ध जी लिख रहे हैं कि आज का टॉपिक अच्छा है, थैंक यू सो मच। इम्तियाज जी पूछ रहे हैं क्या गर्मी में नींद की दवा लेना चाहिए? देखिए, नींद की दवा से गर्मी या ठंडी का कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है। नींद की दवा होती है स्पेशली कि स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए, अगर आपको नींद नहीं आ रही है, बीच बीच में नींद खुल जा रही है, फ्रीक्वेंट आप जग जा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में ले सकते हैं। उससे गर्मी या ठंडी में कोई बहुत ही खास डिफरेंस नहीं होता है। ये तो वंशी जी लिख रही है, मेरा क्वेश्चन है कि कुछ ऐसे केस होता है, कुछ बच्चों का जन्म टाइम से पहले हो जाता है, क्या वो बच्चे मेंटली नॉर्मल होते हैं या उनके नॉर्मल बच्चों से अधिक ख्याल और सावधानी रखनी पड़ती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किनका आपने नाम बताया? यदुवंशी जी। यदुवंशी जी, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो प्री मेच्योर डिलीवरी होती है, मतलब अब समय पूरा होने से पूर्व ही प्रसव हो जाता है, निसंदेह कोई डाउट नहीं है कि वो बच्चे कमजोर होते हैं, नॉर्मल बच्चे से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं और बहुत ही ज्यादा उनका ख्याल रखने का जरूरत होता है, पहली बात। दूसरी बात, जो 7वें महीने की बाद की डिलीवरी होती है, यानी 7वें से 9वें के बीच वाले जो बच्चे होते हैं, वो थोड़ा सा सर्वाइवल उनके लिए मतलब इजी हो जाता है। बट जो बेलो द 7 मंथ के, 7 महीने के जो नीचे के बच्चे हैं, उनके लिए सर्वाइवल बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा आपका जो प्रश्न कि मेंटली नॉर्मल या एबनॉर्मल, देखिए वैसे तो यूजुअली पाया गया है कि लगभग 55 से 60% जो बच्चे हैं उनमें कुछ ना कुछ मेंटल एबनॉर्मेलिटी या फिजिकल एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ज्यादातर मेंटल ही आती है। बट लगभग 40 से 45% ये भी देखा गया है कि 45-50% ये भी देखा गया है कि वो बच्चे बड़े होकर के कंप्लीटली नॉर्मल एक्ट और बिहेव करते हैं।
ऑलराइट, एंड इसी के साथ भाई शिद्दत जी का आया है कि मैम क्या सारे एसिडिक फ्रूट है वो खाने नहीं चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान जिनमें भी एसिड आता है? तो मैम बताएंगी इसको खाना चाहिए भाई कि आप नहीं? बताइए, मैम क्या बताएंगी? मैम आप तक सवाल पहुंचा रही ठीक है है, बस। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सवाल पहुंचाने के लिए। एसिडिक फ्रूट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, कोई स्पेशल इन्होंने कंडीशन लगाई है प्रेगनेंसी में या कुछ ऐसा? जी हाँ, प्रेगनेंसी हाँ, के दौरान देखिए प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल आपको फ्रूट्स खाने चाहिए, ढेर सारे खाने चाहिए। एसिडिक यानी कि हाँ खट्टे फल हाँ, भी। मैं समझ गया। उनका प्रश्न ये है कि जो साइट्रस फ्रूट्स हैं, संतरा, मौसम्मी है, ये सारी हाँ, चीजें जैसे हैं। पाइनएप्पल तो हम जी लोगों हाँ, का चलता रहता है। बिल्कुल उनका खाने का मन भी होता है, खाना चाहिए, बट हाँ लिमिटेड अमाउंट में, बहुत ज्यादा नहीं। अगर आप बहुत ज्यादा खा लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। इसलिए एक या दो एसिडिक फ्रूट आप खा रहे हैं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप खा सकते हैं। शिद्दत जी लिख रहे हैं कि क्या पतले लोग कर लेते हैं कंसीव? देखिए प्रेगनेंसी में पतले लोगों का ऐसा कोई वो नहीं है कि मोटा इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता या पतला इंसान हर बार कर सकता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे मोटे लोग भी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हैं और बहुत सारे पतले लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी कभी कभी नहीं भी कंसीव कर पाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मोटा या बहुत ज़्यादा पतला होना तो आपके लिए दिक्कत ही है। लेकिन हाँ, यूजुअली ये पाया गया है कि जो दुबली पतली लड़कियां होती हैं, मतलब एकदम से भी दुबली पतली ना हो कि जिनके बॉडी पे फैट और मसल हो ही ना, तो अगर मिड रेंज की दुबली पतली लड़की है तो यूजुअली उनकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है वो ओके ओके सी होती है, तो उनको बहुत ज़्यादा ऐसी संभावनाएं नहीं होती कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कंसीव करने में। ऑलराइट, वेल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक और इसके ब्रेक के बाद आते हैं कुछ और चीजें आपसे पूछते हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें हमारी फीमेल्स जानना जरूर चाहेंगी, क्योंकि भाई आजकल आप देख ही रहे हैं शादियां बहुत लेट हो रही है, जी हाँ, प्रेगनेंसी कंसीव बहुत लेट हो रहा है। बिल्कुल। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जो मुझे अक्सर मिल जाते बहुत हैं। ही अच्छा जाने वाला है आज का ये सेशन और बहुत ही अच्छा जा रहा है। जल्दी से अपने सारे सवाल लेकर के आ जाइए क्योंकि हमारे पास समय बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो अगले हफ्ते हम फिर से इसी को दोबारा से ले लेंगे, यानी कि बिल्कुल सेकंड एपिसोड। बिल्कुल ज़रूर। तो सुनते रहिए क्लिनिक ज्ञान असली, अपनी होस्ट एंड दोस्त अपनी आरजू नती के साथ। और मैं आपका हेल्थ एंड मेडिसिन एडवाइजर राहुल विश्वकर्मा। लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड। एक बार फिर से आप सभी का कि अपने शो क्लिनिक ज्ञान असली में सेहत सही लाभ कई के प्रोग्राम में मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी आरजू नती, और आप सुन रहे हैं आपकी अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, यही गोंडा शहर की धड़कन पर अपने हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट राहुल विश्वकर्मा जी को। जी हाँ, और आज आपने हमें सुना और हमसे सुना कि हमें प्रेगनेंसी के पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है ना कि प्रेगनेंसी एक ऐसा टॉपिक है जी कि 9 महीने तो वो अलग होते ही हैं, अगर हम इस पर बात करें तो हमें महीने लग जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पे टॉपिक और मतलब इतनी ज़्यादा डीप अगर हम एक्सप्लेन करने पे आ जाएं तो हमको बहुत महीने लग जाएंगे इस पे बातें ही करते हुए। राइट, क्योंकि भाई मैंने देखा है प्रेगनेंसी के मिथ्स बहुत सारे हैं। प्रेगनेंसी के बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि अनीमिया के शिकार बहुत सारी फीमेल्स होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो या तो उनकी प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हो रही होती जी। है। कई बार ऐसा हो जाता है बेचारी कि उनकी इतना खून की कमी है कि जब डिलीवरी का वक्त आता है तब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ जाता है। बिल्कुल। और जो ये आपने टॉपिक उठाया है कि एनीमिया, बहुत सारे ऐसे मतलब मुहिम भी चलाई गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा और बहुत सारी संस्थाओं के द्वारा, जैसे कि आपकी एक संस्था स्मार्ट है, इसने भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में कैंपेन चलाए। देखिए हमको बहुत ज़्यादा एक चीज़ तब बुरी लगती है, बड़ा बुरा महसूस होता है ये सोच करके, ये सुन करके कि हमारे भारत जैसे जैसे देश में, इतने विकसित देश में, जो इतना कुछ जिस कंट्री में है, जिस कंट्री के पास अपना एरोनॉटिक्स है और पता नहीं क्या क्या है, वर्ल्ड की हम जो भी सेकंड थर्ड लार्जेस्ट आर्मी है, मतलब ऐसे डेवलप्ड कंट्री में आज भी महिलाएं, गांव की महिलाएं जो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों की हैं, वो प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया से उनको जूझना पड़ता है। और यही नहीं, बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं कई बार हो जाती है एनीमिया की वजह से। एक्सट्रीम एनीमिया की वजह से कई बार जॉइंटिस हो जाता है, कई बार मिसकैरेज हो जाता है, बच्चे कई बार जो है इमेच्योर पैदा होते हैं। तो ये जब हम देखते हैं, और इनफैक्ट मैं ये भी जानता हूँ कि सरकार कितने सारे एफर्ट्स चला रही है, कितने सारे कैंपेन चला रही है भारत को एनीमिया मुक्त बनाने के लिए, लेकिन उसके बाद भी आज भी ऐसा बिल्कुल होता है। करेक्ट जी। चलिए अब उस टॉपिक पे आते हैं जिसके बारे में जाने से पहले मैंने आपसे कहा था। जी हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी का टॉपिक हो सकता है अगले हफ्ते हम दोबारा से कंटिन्यू करें, क्योंकि सारी बातें आज के शो में तो कंप्लीट नहीं हो सकती। उसको कवर करना पॉसिबल नहीं लग रहा है। जी हाँ,
तो चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। और सवाल मेरा ये था कि आजकल शादियां जो होती हैं वो बहुत देरी से होती हैं। जी 30+ होने के बाद लोग शादी करने का सिर्फ ख्याल लेकर आते हैं कि अब मुझे शादी कर करनी लेनी है, चाहिए। जी हाँ। ठीक है। और इसके बाद जब प्रेगनेंसी का दौर आना शुरू होता है तो 35 के अप्रॉक्स हो जाते हैं। जी और हम जानते हैं कि कुछ वक्त के बाद यानी कि 40+ होने के बाद जो फीमेल्स होती हैं उनका मेनोपॉज स्टार्ट होना शुरू हो जाता है 45 से 50 के बीच में। जी प्रेगनेंसी कंसीव करते करते जब वो पहुंचती हैं उस टाइम तक, तब तक उनका मेनोपॉज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आना क्रिएट हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। अब आप अगर बॉलीवुड की बात करते हैं तो बॉलीवुड में तो पता नहीं, लेकिन हाँ 40+ के बाद भी लोग प्रेग्नेंट होते हैं। देखिए वो, हाँ वो स्पेशल केसेस होते हैं और वो भी मेडिकल साइंस के बदौलत ही पॉसिबल हो पाता है। करेक्ट। अगर आपको ये लगता है कि भाई बॉलीवुड में ऐसा कौन सा जादू है कि लोग 45 के होने के बाद 50 के हो गए फिर भी प्रेग्नेंट हो रहे हैं, जी तो हाँ। इसके पीछे मेडिकल साइंस है। वो बहुत आधुनिक लेवल के डॉक्टर्स और बहुत आधुनिक लेवल के आईवीएफ टेक्नोलॉजीज का सहारा लेते हैं, तो इसके बेसिस पे चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। तो वो भी आप उसको जादू टोना मत समझिए, वो सिर्फ और सिर्फ विज्ञान है और पैसा है, पैसे का कमाल है। राइट। अब क्योंकि हम लोग जिनके पास इतना पैसा नहीं है, जो शादी 30 के बाद कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करते करते वो 40 तक पहुंच चुके हैं जी, तो मैं उनको जानना चाहूंगी कि उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ जाता है। बेबी जो होता है वो नॉर्मल होता है कि नहीं होता है, कि या कमजोर हो जाता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, मिसकैरेज के चांसेस कितने ज्यादा होते हैं, और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले बाकी लोगों से कितना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका जो ये प्रश्न है कि जो लोग ऐसे लेटर मतलब प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, फैमिली प्लानिंग ही करते हैं और ये सारी चीज़ें, इनको कितनी समस्याएं ज़्यादा होती हैं। तो देखिए डेफिनेटली जो अंडर 30 अंडर 25 के जो कपल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग जब आप कंपेयर करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, ऑलमोस्ट डबल समस्याएं होती हैं। यानी कि मिसकैरेज के चांसेस भी डबल होते होंगे। जी हाँ, मिसकैरेज के चांसेस आई थिंक वो डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, वो थोड़ा डबल से भी थोड़ा ऊपर ही जाएगा अगर कैलकुलेशन हम करेंगे अच्छे से। तो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो प्री मेच्योर डिलीवरी आपने कहा, देखिए प्री मेच्योर डिलीवरी होने की संभावनाएं भी बहुत बढ़ जाती हैं। ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि ज़्यादा नहीं फिर भी 50-70% तक संभावनाएं बढ़ जाती हैं प्री मेच्योर डिलीवरी होने की। बेबी डेवलपमेंट का जो आपका प्रश्न था कि अगर बच्चा जो पैदा होता है क्या वो मेच्योर पैदा होगा, पहले के ही जैसा पैदा होगा या कुछ कमज़ोर हो सकता है। तो देखिए पहली बात तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेच्योर ही मतलब इमेच्योर ही पैदा होगा, मतलब कोई मेंटल या फिजिकल डिफेक्ट आ जाएगा उसके अंदर, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई बार अगर आपने सावधानी बरती है, और कई तरह के कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे कुछ एक लेवल 2 का अल्ट्रासाउंड होता है, टीफा अल्ट्रासाउंड्स होते हैं। ये सारे अल्ट्रासाउंड से क्या होता है कि हमें बच्चे का जो बेसिक डेवलपमेंट है, बच्चा का ब्रेन ग्रो हो रहा है कि नहीं, बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड ग्रो हो रहा है कि नहीं, इंटरनल ऑर्गन सारे ग्रो हो रहे हैं कि नहीं, वो हमको पता चल जाता है 4th या 5th मंथ में। ये सारे टेस्ट तो हम कर सकते हैं, और बच्चों को मदर का ख्याल भी रख सकते हैं, उसको हेल्दी खाना और न्यूट्रिशन दे करके हम ये चीज़ों को तो रोक सकते हैं कि हाँ फीटल डेवलपमेंट में कोई डिसेबिलिटी आए, डिफॉर्मिटी आए, हम उसको रोक सकते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस इतना आगे है। बट जो बच्चा अंडर 25 या अंडर 30 पैदा होता, तो जो उसका डेवलपमेंट था, और जो नियर अबाउट 40 के बच्चे का जो पैदा होता है उसका डेवलपमेंट, अब देखिए कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जो 40 के क्रॉस 2nd या 3rd बेबी होता है जी। देखिए जो महिलाएं का फर्स्ट बेबी हो चुका है 25 के आसपास, 30 के आसपास, या 2nd बेबी हो चुका है, 3rd बेबी अगर हो रहा है तो उनको प्रॉब्लम नहीं है, उनके चांसेस हायर हैं कि वो अपने नेक्स्ट बच्चे को भी एकदम हेल्दी बच्चे को जन्म देंगे। लेकिन जिनका 40 तक एक भी बेबी नहीं हुआ है उनके लिए पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि आपका बच्चा थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है और ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको डबल ट्रिपल एहतियात बरतने की, ख्याल रखने की, इन्वेस्टिगेशंस करने की, न्यूट्रिशन लेने की आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। ये चीज मैं जब दिल्ली के एक हॉस्पिटल में थी, मैंने वहां पर देखा था कि जितने भी अपनी एज से बड़े लोग हैं जी 40 के पार हैं, उनके बेबीज ऑलमोस्ट हॉस्पिटल में एडमिट थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए वहीं से मेरा ख्याल ये आया था कि ये 40 के बाद जो बच्चे होते हैं उनमें इतनी बीमारियां क्यों हो जाती हैं। हाँ, और इसीलिए मैंने ये भी एक फैक्ट क्लियर कर दिया, और मैं बहुत मुझे अच्छा लगता है कि जब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी संस्थाएं जो चीज़ों जो अपने
पेशेंट्स को अवेयर कर रही हैं। हम वो चीज़ें, वो अवेयरनेस इनको यहाँ गोंडा में और आपके इस रेडियो प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अवेयरनेस दे पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसीलिए मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि जिनका पहले फर्स्ट या सेकंड बेबी हो चुका है, वो अगर अपना सेकंड या थर्ड या फोर्थ समटाइम्स लोग अपना जो बेबी उनका होता है नियर अबाउट 14-40 साल की उम्र में, आपका जो तीसरा या चौथा अगर बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसके हेल्दी होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हो रहे हैं, पहली प्रेगनेंसी है जिनकी, उनके लिए थोड़ी सी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ओके, तो वेल मुझे लगता है कि अब यहाँ से विदा लेना चाहिए, लेकिन अगले संडे हम फिर से इसी पर एक एपिसोड बनाने वाले हैं, लेकर आने वाले हैं, जिसमें हमने अभी तक तो कुछ मिथ्स के बारे में जाना कि खाना क्या खाना चाहिए। जी हाँ। लेकिन अगले हफ्ते हम ये जानने वाले हैं कि प्रेग्नेंट होने से पहले, प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले किन चीजों का ख्याल रखना है, यानी कि खाने पीने में क्या ख्याल रखना है, प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाना चाहिए, और प्रेगनेंसी के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद आपको अपने न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें ऐड करनी है, क्या क्या न्यूट्रिशन में चेंजेस करने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा। आज का आपका हमें लग रहा है ये प्रेगनेंसी एपिसोड 1 था, और हम नेक्स्ट संडे प्रेगनेंसी एपिसोड 2 शूट करने वाले हैं। जी, और एक लिसनर हमारे पूछ भी रहे हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद क्या ठंडा पानी देना चाहिए। जहाँ तक मेरा है कि भाई नहीं देना चाहिए। जी, तो जहाँ तक आपका ख्याल है वो बिल्कुल सही है, ठंडा पानी नहीं देना चाहिए प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी में और स्पेशली डिलीवरी के बाद, शायद इनका प्रश्न ऐसा है, प्रेगनेंसी में या डिलीवरी के बाद, बच्चा पैदा होने की बात, यानी कि डिलीवरी के बाद। हाँ, डिलीवरी के बाद तो ठंडा पानी नहीं देना चाहिए। कुछ स्पेशली कुछ घंटों, कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए जी। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो अकॉर्डिंगली डिसाइड किया जा सकता है, बट कुछ घंटों और कुछ दिनों तक तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। ऑलराइट, तो भाई अगले हफ्ते मैं आपसे ये जरूर पूछने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी से पहले, उसके बाद, डिलीवरी के बाद, उसके दौरान क्या क्या चीजें खानी चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिशन होनी चाहिए, किन किन मेडिसिन को लेना चाहिए। और इसी के बाद मैं आपसे ये भी जरूर जानूंगी कुछ ऐसे ट्रेडिशन जिन्हें लोग फॉलो करते आ रहे हैं, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग उन ट्रेडिशंस को आफ्टर प्रेगनेंसी फॉलो करना कितना ज्यादा सही है और कितना ज्यादा गलत है। बिल्कुल, बहुत ही विस्तृत और बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन हम इस पे करेंगे प्रेगनेंसी पार्ट 2 में, जो कि आने वाला है आपका नेक्स्ट संडे। तो बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए क्लिनिक ज्ञान असली, आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त आरजी उन्नति और राहुल विश्वकर्मा जी के साथ। आज का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि भाई आज का शो आपको कैसा लगा, आज की जानकारी आपको कैसी लगी, और सुनते रहिए आपकी अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन पर। अगले हफ्ते फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए रखिए ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। या फिर कहे तो फिर गुड नाइट, स्टे ट्यून्ड।